गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेश एकेडमी। आज जो है हम एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 6 नगर, व्यापारी और शिल्पी जन को हम डिस्कशंस करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है आप इसको अंत तक जरूर देखें, ठीक है। और बड़े बड़े चैप्टरों को देखने से अच्छा है कि आप एक जो है छोटे चैप्टर को पढ़ लें, तो आप लोगों को ज्यादा हेल्पफुल मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको इस चैप्टर्स में जो है पूरी इंफॉर्मेशंस मिलने वाली है, ना कि मैं जो है आप लोगों के लिए टाइम वेस्टिंग वीडियो बना रहा हूं। तो आप जो है बिल्कुल वीडियो जो है अंत तक जरूर देखें और नीलेश एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब जो है हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि आखिरकार नगर कैसे बनता है, ठीक है ना, बनता है या नगर में क्या क्या होते हैं। तो जैसे कि आप देखें कि मध्यकालीन, जो कि आपके चैप्टर 7 में हमें क्या पढ़ना है, पूरा मध्यकालीन हिस्ट्री के बारे में ही पढ़ना है। तो जैसा कि अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति या मैं बोल दूं यदि कोई यात्री जो है नगर की यात्रा करने आता है तो उस नगर में क्या क्या देखता है कि वहां का प्रशासन कैसा था, क्या वहां पर मंदिर था, क्या वो मंदिर स्थान है या फिर वो क्या मंदिर नगर है या वाणिज्य नगर है या शिल्प उत्पादन केंद्र है, इतनी सारी चीजों को, या फिर एक पतन नगर है। ये सारी चीजें मिलके क्या बनाती हैं, एक प्रकार से नगर बनाती हैं। यदि वो यात्री नगर में आएगा तो वो क्या क्या देखेगा, क्या वो जो नगर है, क्या वो नगर है वो प्रशासनिक है, क्या प्रशासनिक नगर है, या फिर क्या देखेगा वाणिज्यिक नगर, या फिर वाणिज्य नगर के साथ साथ क्या बोल देंगे कि एक मंदिर नगर है, क्या मंदिर नगर, या फिर और क्या हो सकता है इस मंदिर नगर में, वो शिल्प केंद्र, जो भी उत्पादन का एक केंद्र हो गए, सूती वस्त्र हो गए या कलाएं हो गई या जो भी बढ़ाई रहेंगी, एक प्रकार से वो क्या हो जाएगा शिल्प केंद्र या शिल्प केंद्र उत्पादन, जिसे मैं बोल दूं नगर, शिल्प केंद्र उत्पादन नगर हो गया। या फिर उसमें क्या होगा, एक पतन नगर था, यानी कि पतन नगर। तो जो भी यात्रा करने आएगा वो क्या देखेगा कि आखिरकार नगर कैसा आकर्षित या क्या उसकी आकांक्षाएं होंगी उस नगर को देखने के लिए। और ये जो नगर जो होते हैं वो केवल एक ही चीज से नहीं बनते, हो सकता है वो एक मंदिर नगर हो और मंदिर नगर के साथ साथ वो कैसा हो, उसको एक वाणिज्य की नगर भी हो। तो ऐसा नहीं है कि केवल जो आपको जो नगर जो रहेगा या जो नगर बनेंगे वो केवल एक ही विशेषता रखेगा, वो एक के साथ कई सारी चीजें विशेषता भी रख सकता, कि हो सकता हो वो मंदिर नगर हो, प्रशासनिक नगर हो, प्लस वाणिज्यिक नगर भी हो। तो ये सारी विशेषताएं आपको किसके अंतर्गत देखने को मिलेंगी, तो ये सारी विशेषता आपको नगर के अंतर्गत देखने को मिलेगी। तो आप कह सकते हैं कि आखिरकार नगर कैसे बनता है, तो इन सब चीजों से मिलकर क्या बनेगा, एक नगर बनेगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे कि आखिरकार मंदिर नगर कैसे बने, मंदिर नगर। तो अब हम देखेंगे कि आखिरकार मंदिर नगर या तीर्थ नगर कैसे बने या क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि हमने देखा था यहाँ पर पिछले भी चैप्टर में, कि जो शासक होता था वो क्या करता था, मंदिरों का निर्माण करवाता था। क्या करता था वो, मंदिरों का निर्माण करवाता था। क्या करवाएगा, मंदिर का निर्माण करवाएगा। अब जो निर्माण है वो दो तरीके से करवाएगा। कैसे दो तरीके से, एक तरीके से हो सकता है कि वो भक्ति भाव में बहकर क्या करेगा, देवी देवताओं की स्थापना करेगा, ठीक है। यदि उसको उपासना स्थल बोल दें या भक्ति भाव में बहकर क्या करेगा, देवी देवता की स्थापना करेगा। या फिर जैसा कि मैंने आपको पिछली चैप्टर में बताया है, मंदिर का निर्माण किस लिए करेंगे शासक, इसलिए करेंगे, एक तो धन वैभव में संपदा का प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है ना, किसका, धन वैभव, अपनी शक्तिशाली संरक्षण प्रदर्शन करने की, ठीक है ना, या एक प्रकार से अपना वैभव संपदा बताने के लिए कि मेरा जो शासक है या मेरा शासन है इतना धन वैभव प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं मैं, इस वजह से मैं जो देखो बड़े विशाल मंदिरों का निर्माण करवा रहा हूं। तो इस वजह से वो क्या करवाएंगे, मंदिरों का निर्माण करवाएंगे। अब जहां आपको मंदिर देखने को मिलेंगे, डेट मीन्स ये जो मंदिर का निर्माण होंगे धीरे धीरे क्या होंगे, ये जो मंदिर होंगे धीरे धीरे काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये धीरे धीरे मंदिर नगरों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो धीरे धीरे क्या बन जाएंगे, ये धीरे धीरे क्या होंगे, मंदिर नगर में परिवर्तित होते चले जाएंगे, ठीक है, मंदिर नगर में। तो ये मंदिर नगर में कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे कि जहां पर मंदिर रहेगा वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगी, ऑब्वियसली बात है आपको धन वैभव संपदा देखने को मिलेगी। और क्या होंगे कि कई सारे जो यात्री आएंगे वो भी क्या करेंगे, इसमें दान देंगे। दैट मींस क्या होगा, इससे उस मंदिर का क्या होगा, वैभव बढ़ेगा, पूंजी धन संपदा बढ़ेगी। और क्या होंगे कि आजू बाजू धीरे धीरे छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, आपको बाजार देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें हम को शुद्ध देसी भाषा में हाट बोला जाएगा। तो यहाँ पर कई सारी जो शिल्प जन रहेंगे, दैट मींस जो बढ़ाई रहेगा या कार
कारपेंटर्स जिसे मैं बोल दूं, और आपका हलवाई होगा, अनाज धन बेचने वाला व्यापारी वर्ग जो होंगे वो सब धीरे धीरे कहाँ हो जाएंगे, इस मंदिर के आजू बाजू जो रहेंगे पुरोहित लोग, ये सब इकट्ठा होना स्टार्ट कर देंगे और ये जो मंदिर है धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मंदिर नगरों में बनकर कन्वर्ट हो जाएगा या मंदिर नगर बन जाएंगे धीरे धीरे। अब क्या होगा कि ये जो मंदिर नगरों के पहले हम उदाहरण देख लेते हैं, फिर अपन चर्चा करेंगे तीर्थ नगर की बात। मंदिर नगर के उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो पहला उदाहरण अपन बोल देते हैं तंजावुर राजराजेश्वर मंदिर, जो कि आपको कहां देखने को मिलेगा, जो कि आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। कहां पर, तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। सेकंड उदाहरण अपन ले लेते हैं गुजरात का। गुजरात का कौन सा मंदिर, सोमनाथ मंदिर। ठीक, ऐसे ही हम बात कर लें कौन सा, एमपी का मंदिर। एमपी का मंदिर कौन सा हो जाएगा, एमपी का मंदिर हो जाएगा भिल स्वामीन मंदिर। ये भिल स्वामीन मंदिर कहां देखने को मिलेगा, तो ये आपको हिल्सा, डेट मींस इसको क्या बोला जाता है आज की डेट में, आज की डेट में एमपी में बोला जाता है विदिशा। क्या बोला जाता है इसको, विदिशा। तो ये मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा। और ये मंदिर धीरे धीरे कैसे होंगे कि पहले यहाँ पे मंदिर था और फिर ये धीरे धीरे काय में कन्वर्ट हो गए, मंदिर नगरों में। और क्या उदाहरण देखने को मिलेगा, तो और आप जो है तमिलनाडु में कौन सा देखेंगे आप, कांचीपुरम। कौन सा, कांचीपुरम देखने को मिलेगा और मदुरई देखने को मिलेगा। और वहीं पर आपको आंध्र प्रदेश में कौन सा देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी। तिरुपति जो रहेंगे, ये पहले धीरे धीरे क्या होंगे, मंदिर होंगे और फिर धीरे धीरे काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये मंदिर नगरों में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसको हम समझ सकते हैं, पहला उदाहरण हम ले लेते हैं कौन सा, हमारा राजराजेश्वर या तंजावुर का जो मंदिर जो तमिलनाडु में देखने को मिलता है, इसको हम देख लें। तो इसको यदि हम चर्चा करें कि ये जो मंदिर था, इसके बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेंगे, 3 पॉइंट देखने को मिलेंगे कि आखिरकार कैसे बदलाव आएंगे या कैसे ये मंदिर से मंदिर नगर बनेंगे। देखिए, तो सबसे पहले वो क्या देखेंगे, बाजार की हलचल। बाजार की हलचल मतलब यहां पर क्या हो जाएगा कि यहां पर जो है आभूषण हो गए, अनाज हो गए, अनाज बोल दूं, आभूषण बोल दूं, ठीक है ना, अनाज हो गए, आभूषण हो गए, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा मसाले। और मसाले का कैसा आदान प्रदान हो रहा है या बाजार में कैसे इनके बारे में बिक्री की जा रही है, हलचल हो रही है, ये हमें पता चल जाएगा मंदिर नगर से। और क्या पता चल जाएगा हमें, सेकंड हमें क्या पता चल जाएगा, सेकंड हमें पता चल जाएगा जल की पूर्ति, कि आखिरकार इन मंदिरों में जल की पूर्ति किसके द्वारा या किसके माध्यम से की जा रही है। किसके द्वारा, किसके माध्यम से, मतलब यहाँ पर क्या तालाब है, क्या है यहाँ पर, क्या तालाब है, या यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवं कुएं के बारे में, कैसा, कुएं के बारे में हम डिस्कशंस करेंगे कि आखिरकार जल की पूर्ति कैसे की जा रही है। और तीसरा इंपॉर्टेंट आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, उत्सव की। ये जो मंदिरों में जो झंडियां हैं या फिर झंडे होंगे, भजन कीर्तन जो होते रहते हैं, डेट मींस पुराने के जमाने में, वो उत्सव आपको देखने को मिलेगा इन मंदिर नगरों में। तो तीसरा आपका क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तीसरा आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो रहेगा उत्सव, कि क्या यहाँ पर उत्सव कैसे आयोजन हो रहा है, इन मंदिर नगरों में कैसे उत्सवों का आयोजन हो रहा है। वहां पर हम ये भी देखेंगे साथ साथ कि मंदिरों के झंडे कैसे हो रही हैं, या वहां पर झांकियां का भी आयोजन किया जाएगा। तो ये सारे तीनों पॉइंट जो होंगे आपको मंदिर नगर में विशेष रूप से देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब जो है हम बात करते हैं तीर्थ नगरों की। किसकी बात करते हैं, तीर्थ नगरों की। तो बेसिकली आपको यहाँ पर तीर्थ नगर 2 देखने को मिलेंगे। एक देखने को मिलेगा आपको वृंदावन, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा कौन सा, तिरुवन्नमलाई। ठीक है ना, पहला आपको कौन सा देखने को मिलेगा, वो रहेगा वृंदावन। ठीक है, वृंदावन जो कि आपको कहां देखने को मिलेगा, यूपी में। और दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा, तिरुवन्नमलाई। आपको ऑब्वियसली बात है कहां देखने को मिलेगा, तो ये तिरुवन्नमलाई जो है आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तो यहीं पर अब एक और तीर्थ स्थल की बात कर दो, तीर्थ नगर कैसे बनेगा। तीर्थ नगर की अगर हम बात करें कौन से, अजमेर की, तो ये जो अजमेर है, ये अजमेर जो रहेगा, पहले जो रहेगा वो चौहान वंश जो रहेंगे, उनके शासक जो रहेंगे इस अजमेर पर आधिपत्य जमाए रखेंगे। ठीक है, और उनकी चौहानों की एक प्रकार से क्या हो जाएगी, चौहानों की एक प्रकार से क्या रहेगी, राजधानी रहेगी। क्या रहेगी, चौहानों की क्या रहेगी, राजधानी रहेगी, क्या, अजमेर। फिर आगे चल के क्या करेंगे, जो मुगल संप्रदाय रहेगा, मुगल संप्रदाय, इसको क्या बना देंगे, इस अजमेर को एक प्रकार से सूबा बना देंगे। क्या बना देंगे, सूबा बना देंगे, या सूबा का मुख्यालय बना देंगे। और यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, एक सूफी संत जो रहेंगे, मोइनुद्दीन चिश्ती की जो रहेगी दरगाह आपको देखने को मिलेगी। कहाँ, अजमेर, जो कि आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, राजस्थान में। कहाँ पर देखने को मिलेगा, अजमेर की दरगाह जो है राजस्थान में। और ये धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ये तीर्थ नगर में, एक प्रकार का जो तीर्थ रहेगा,
ठीक है, मुसलमान समाज के लिए, जिसे हम बोलेंगे क्या, सूफी संत की दरगाह देखने को मिलेगी। कौन? मुइनुद्दीन चिश्ती जी की जो है आपको दरगाह देखने को मिलेगी अजमेर में, जो कि धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये नगर जो तीर्थ नगर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि छोटे नगर का संजाल, या मैं बोलूं कि छोटे नगर कैसे कैसे बसे या क्या इनका प्रादुर्भाव हुआ। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि क्या होंगे कि यहाँ पर जो बेसिकली छोटे छोटे गांव रहेंगे, अब ये क्या हो जाएंगे, एक छोटे नगर का, यानी कि जो अभी अपने देखे बड़ा नगर जो देखा था, उससे क्या होंगे कि एक छोटे नगर का विस्थापन होगा। तो यहाँ पर क्या होंगे कि जो छोटे छोटे गांव रहेंगे वो क्या करेंगे, ये जो गांव रहेंगे ये उपज अपनी बेचने के लिए या अनाज बेचने के लिए क्या करेंगे, इस छोटे नगरों में आएंगे। कहाँ आएंगे, ये छोटे नगरों में आएंगे, और वो जो उपज बेचने आएंगे उसको बोला जाएगा मंडपिका, ठीक है ना, मंडपिका बोला जाएगा। जो छोटे छोटे गांव जो अनाज बेचने ये छोटे नगरों में आएंगे उनको बोला जाएगा मंडपिका, जिसका मतलब यहां पर होगा मंडी, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, मंडी, जिसे कि अपन आज की डेट में बोला जाएगा। तो ये जो मंडी के लिए क्या हो जाएंगे, छोटे नगरों में आएंगे ये जो छोटे छोटे जो गांव रहेंगे। और क्या होंगे कि इन छोटे नगरों में क्या हो जाएगा, इन छोटे नगरों में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर अब आपको मंडी के साथ साथ क्या देखने को मिल जाएगा, हट भी देखने को मिल जाएगा। हट डेट मीन्स ऐसा हट जिसे हम बोला जाते हैं, देशी भाषा में बोला जाता है हाट, यानी कि बाजार लगना प्रारंभ हो जाएगा यहाँ छोटे नगरों में। तो कई सारे जो छोटे छोटे गांव वाले रहेंगे इन बाजारों में आएंगे, क्यों, अपना व्यापार करने के लिए, माल खरीदने के लिए और मनोरंजन करने के लिए भी इन छोटे छोटे हाटों में आना प्रारंभ कर देंगे, जिसे बोला जाएगा यहाँ पर क्या, छोटे नगर बोला जाएगा। और इनका धीरे धीरे प्रादुर्भाव होकर ये छोटे नगर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बड़े नगरों में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अब क्या होगा कि यहाँ पे जो छोटे नगर रहेंगे यहाँ पे कई सारे शिल्पजन भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर कुम्हार देख लें, बढ़ाई, सुनार, लोहार, बुनकर, ये सब लोग आपको यहाँ पर कारीगर जो होंगे छोटे जो नगरों में आपको देखने को मिलेंगे। अब जो है हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कांसा, कि आखिरकार एक जो धातु होती है, नॉट पीतल, पीतल और स्टील से अलग होती है, एक कांसा होती है। कांसा धातु किससे मिलकर बनती है, तो कांसा धातु जो होती है तांबे, कौन से, तांबे और टीन से मिलकर, किससे मिलकर, टीन से मिलकर क्या बनती है, कांसा धातु बनती है। अब जो है हम नेक्स्ट सेकंड धातु देखेंगे, घंटा धातु। घंटा धातु से मतलब जैसा कि आपको समझ में आ रहा है, घंटा यानी कि एक प्रकार से ध्वनि उत्पादन करने वाली धातु को हम बोलेंगे घंटा धातु। तो ये घंटा धातु है, ये किससे मिलकर बनेगी, तो घंटा धातु ये जो है टीन प्लस कांसा जो है, आपको अभी अपन ने देखा थोड़ी देर पहले, टीन प्लस ये जो कांसा है, इससे मिलकर घंटा धातु का निर्माण होगा, जिसमें ध्वनि उत्पन्न अधिक होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये जो टीन है, ये जो टीन है, इसकी मात्रा जो होगा वो अधिक होगी। ये टीन जो धातु है इसकी मात्रा कैसी रहेगी, इस धातु में अधिक रहेगी। दोनों इक्वल जो रहेंगे वो नहीं रहेंगे, या समान जो है दोनों नहीं रहेंगे। इसमें टीन धातु का अनुपात जो रहेगा वो अधिक रहेगा। तो मिलकर किस धातु का निर्माण करेंगी, वो घंटा धातु का निर्माण करेंगी। थर्ड हम देख लेंगे लुप्त मोम। तो लुप्त मोम जो है, जैसा कि पता चल रहा है हमें शब्द से ही, मोम प्लस अन्य धातु से मिलकर इस धातु का निर्माण होगा, अन्य धातु से मिलकर लुप्त मोम का निर्माण होगा। वहीं मैं अब आपको एक इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूं, हुंडी। ये जो है आपको यूपीएससी में डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हुंडी क्या है। तो हुंडी जो है आपके एनसीईआरटी में गिवन है, हुंडी और कुछ नहीं, एक प्रकार का विनिमय पत्र होता है। विनिमय पत्र डेट मीन्स एक प्रकार का पैसों का आदान प्रदान, उस पत्र को बोला जाएंगे विनिमय, हुंडी बोला जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा, हुंडी। डेट मीन्स विनिमय पत्र। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक ऐसा दस्तावेज होगा, ये एक ऐसा दस्तावेज या पत्र होगा जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा जमा की गई रकम को किसी अन्य शहर में या अन्य देश में, ठीक है ना, अन्य देश में, अन्य शहर में जाकर वो दस्तावेज यदि हम दिखाएंगे तो वो हमें रकम अदा कर देगा। ठीक है, यानी एक प्रकार से आप इसको सिंपली भाषा में समझ लें कि चेक होगा, जो कि हम किसी भी बैंक से हम चेक जमा करेंगे धातु में, फिर अपन को किसी भी बैंक में हम पैसा जमा करेंगे और फिर हमें क्या मिल जाएगा, हमें उसमें चेक हम किसी व्यक्ति को दे देंगे और वे चेक हम जाके किसी दूसरे शहर में दिखा दें तो हमें क्या दे देगा, वो दूसरी बैंक जो होगी हमें पैसे दे देगा। तो एक प्रकार से वो क्या हो जाएगा, ये जो पहले के देशों में क्या चलेंगे, पहले यहाँ पर क्या चलेगा, तो पहले यहाँ पर हुंडी चलेगी। डेट मींस इसको बोलेंगे विनिमय पत्र। तो ये दस्तावेज कहाँ कहाँ चलेंगे, तो ये दस्तावेज केवल भारत में नहीं, ये इसके उदाहरण मैं आपको बता दे रहा हूं। तो इसके उदाहरण आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो इसका उदाहरण पहला आपको देखने को मिलेगा मिस्र में। कहाँ देखने को मिलेगा, मिस्र में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, मिस्र में भी कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये मिस्र में काहिरा में देखने को
मिलेगा, कहाँ देखने को मिलेगा? काहिरा में देखने को मिलेगा। इराक में भी विनिमय पत्र या हुंडी का भी प्रयोग किया जाएगा। तो ये इराक में कहाँ देखने को मिलेगा? तो इराक में आपको बसरा नामक स्थान पर भी हुंडी का प्रयोग किया जाएगा। और थर्ड हो जाएगा बेल्जियम। बेल्जियम में कहाँ देखने को मिलेगा? तो बेल्जियम में आपको एंटवर्प में भी आपको जो है हुंडी का प्रयोग देखने को मिलेगा। डेट मींस विनिमय पत्र का आदान प्रदान इन शहरों में भी किया जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे बड़े और छोटे व्यापारियों के बारे में। अब हम डिस्कशंस करेंगे कि आखिरकार बड़े और छोटे व्यापारी काम कैसे करते थे। वो एक प्रकार से बड़े और छोटे व्यापारी जो होते थे वो एक प्रकार से मिलजुल कर काम करते थे। वो एक और इसको हम क्या बोलते हैं कि वो एक प्रकार से कैसे काम करते थे? वो व्यापारी संघ बनाकर, व्यापारी या व्यापार संघ बनाकर या गिल्ड बनाकर वो क्या करते थे? व्यापार करते थे। वो संघ कैसे बनाते थे? तो वो क्या करते थे? एक प्रकार से बंजारे जो लोग होते थे, कौन से लोग होते थे? बंजारे लोग होते थे। उन लोगों से क्या करते थे? ये एक प्रकार से छोटे व्यापारी आप समझ लें। तो ये जो बंजारे लोग होते थे उनके जो मुखिया लोग होते थे वो क्या करते थे? घोड़ों का व्यापार करते थे। या मैं बोल दूं कि कई सारे जो बंजारे जो लोग होते थे उनके पास एक प्रकार से घोड़ों का समूह होता था और ये जो घोड़े होते थे योद्धाओं को बेचे भी जाते थे। तो बेचेगा कौन? तो जो बंजारों का मुखिया होगा, ठीक है ना। तो जो बंजारों का मुखिया होगा वही घोड़ों को बेचेगा। तो यहां पर क्या हो जाएंगे कि जो मुखिया रहेगा किसका? बंजारों का, वो ही क्या करेंगे? इनका शुरू में व्यापार का आदान प्रदान करना प्रारंभ करेंगे। तो इन बंजारों का भी क्या होगा? एक प्रकार से मुखिया होगा और इस मुखिया के पास क्या होंगे? कई सारे घोड़े होंगे जिनका वो घोड़ों से व्यापार भी कर सकता है, प्लस घोड़ों को वो योद्धा या युद्ध में जो हो बेच भी सकता है। तो वो दोनों प्रकार से प्रयोग करेंगे इन घोड़ों का। एक प्रकार से क्या देख लेते हैं हम यहाँ पर कि उन्होंने क्या करा? व्यापार करना प्रारंभ कर देंगे। तो ये जब व्यापार करेंगे तो इनको कई राज्यों या जंगलों से होकर गुजरना पड़ेगा, यानी कि बहुत खतरनाक राज्यों या जंगलों से होकर गुजरना पड़ेगा। इनको एक प्रकार से डर भी लगा रहेगा, ठीक है ना। इनको एक प्रकार से क्या हो जाएगा? इन मुखिया को एक प्रकार से डर भी रहेगा कि कहीं हमारा जो सामान है वो क्या हो जाए? लूटपाट ना हो जाए या कोई छीना चपटी ना कर ले। तो क्या हो जाएंगे? इन सामानों के थ्रू उनको क्या होगा? कई राज्यों या जंगलों से भी होकर गुजरना पड़ेगा। और ये जो गुजरेंगे इनके एक समूह को या बंजारे लोगों के समूह को क्या बोला जाएगा? काफिला या काफिले भी बोला जाएगा। और ये जो काफिला बनकर धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये धीरे से कन्वर्ट हो जाएगा व्यापार संघ में, जिसे हम गिल्ड बोलेंगे। और इस प्रकार से ये क्या करेंगे? व्यापार संघ बनाकर इस व्यापार का क्या करेंगे? व्यापार का आदान प्रदान करेंगे। और छोटे से लेके छोटे और बड़े क्या करेंगे? व्यापारी इसमें इंक्लूडेड रहेंगे, यानी कि भागीदारी रहेगी, चाहे वो छोटे से छोटा व्यापारी हो या बड़े से बड़ा व्यापारी हो। तो इस प्रकार से ये जो रहेंगे व्यापार करना प्रारंभ करेंगे। उदाहरण के लिए आप देख लें कि इसका उदाहरण क्या हो जाएगा। तो उदाहरण के रूप में आप देख लेंगे क्या? मणिग्रामम या नाना देशी जो रहेंगे, एक प्रकार से इसका उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। किसका? व्यापार संघ का या गिल्ड का, जिसे मैं बोल दूं। तो ये एक प्रकार से संघ बनाकर अपना व्यापार करेंगे, जो कि आपको चाइना से लेके एशिया में बोल दूं या नॉर्थ से लेके दक्षिण में या दक्षिण से लेके अपन नॉर्थ में जो होंगे, जो व्यापारों का कई बार जो होगा आदान प्रदान जो आपको देखने को मिलेंगी, विषय वस्तु जो आपको देखने को मिलेंगी, वो इस काफिले के थ्रू यानी कि इस व्यापार संघ के द्वारा ही वस्तुओं का या धातुओं का आदान प्रदान किया जाएगा, जिसे व्यापारी वर्ग कहेंगे, जिसमें छोटे और बड़े व्यापारी वर्ग रहेंगे। अब हम देखेंगे क्या कि नगरों में शिल्प को हम डिस्कशन करेंगे, यानी कि अब हम देखेंगे नगरों में क्या देखने को मिलेगा? आपको शिल्पजन देखने को मिलेंगे। ये शिल्पजन और कोई नहीं, जैसे कि उदाहरण में आपको बता दूं, जैसे कि आपको बढ़ाई देखने को मिलेगा नगरों में, बीदर देखने को मिलेगा, ठीक है। और कौन कौन देखने को मिलेगा? लोहार, सुनार, कसेरे और राज मिस्त्री, जिसे मैं बोल दूं, ठीक है ना। तो ये कई सारे जो है आपको शिल्पजन एक नगर में देखने को मिलेंगे, जिनका काम जो होंगे इनकी एक अद्भुत कला के द्वारा इनको एक काम के लिए प्रसिद्ध होंगे, चाहे वो सुनार हो, बढ़ाई हो, ये क्या करेंगे? अपने शिल्पजन जो रहेंगे आपको नगरों में देखने को मिलेंगे। ऐसे हम एक धातु की बात करते हैं, यहाँ पर एक शिल्पकार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एक शिल्पकार की बात करते हैं, जिन्हें बोला जाएगा बीदर। क्या बोला जाएगा? जिन्हें बीदर। ये बीदर जो शिल्पकार रहेंगे वो एक प्रकार से तांबे और चांदी की धातु पर एक जड़ाई का काम करते हैं,
ठीक है ना। ये जो बीदर एक शिल्पकार रहेंगे वो क्या करेंगे, बहुत ही सुंदर आकृति करेंगे किसके ऊपर, चांदी की धातु या फिर तांबे की धातु के ऊपर। तो धीरे धीरे ये इतनी प्रसिद्ध हो जाएगी, ये कलाकृति इतनी प्रसिद्ध हो जाएगी कि इसका नाम जो है शिल्पकारों के नाम पर ही पड़ जाएगा, जिसे जो है बीदरी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, बीदरी। जिसको क्या बोला जाएगा, बीदरी ही बोलना स्टार्ट या कहना प्रारंभ कर दिया जाए। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे कैसे वो चीजें प्रसिद्ध हो जाएंगी। तो इस धातु का नाम, ये जो जिसे मैं बोलूं शिल्प का जो नाम रहेगा वो बीदरी ही पड़ जाएगा। तो अब हम जो है हम्पी, मूसलीपट्टनम और सूरत को डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है एक हम्पी को डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार ये हम्पी क्या है, कहां पर है, इसको डिस्कशन कर लेते हैं। तो हम्पी कुछ नहीं, तो एक प्रकार से क्या रहेगा, विजय जो नगर रहेगा या विजयनगर साम्राज्य जिसकी हम बात कर लेते हैं, साम्राज्य की यदि हम बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन करेगा, तो ये दो भाई जो रहेंगे विजयनगर की स्थापना करेंगे। हरिहर और बुक्का जो रहेंगे वो इस नगर की स्थापना करेंगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करेंगे। ये किस सन में करेंगे, तो ये करेंगे 1336 से 63 में ये क्या करेंगे, इस साम्राज्य की स्थापना करेंगे। दो भाई जो रहेंगे हरिहर और बुक्का नाम के जो दो भाई रहेंगे वो विजयनगर की स्थापना करेंगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करेंगे। तो ये जो साम्राज्य रहेगा इसकी जो राजधानी रहेगी, क्या रहेगी, राजधानी वो रहेगी हम्पी। हम्पी जो राज्य रहेगा वो किस नदी के पास रहेगा, तो वो कृष्णा या तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थापित होगा। हम्पी जो रहेगा किस नदी के किनारे रहेगा, तो इसमें मेन नदियां रह जाएगी कौन सी, कृष्णा और तुंगभद्रा। तो मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बताना चाहूंगा, क्या कि 1956-86 में, कब, 1986 में यूनेस्को क्या करेगा, यूनेस्को इसे विश्व विरासत स्थल में घोषित करेंगे। 1986 में क्या करेंगे, हम्पी को क्या करेंगे, विश्व विरासत स्थल में घोषित कर देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि हम्पी में क्या होगा कि 1565 में, कब, 1565 में क्या होगा कि जो दक्कनी जो सुल्तान रहेंगे, कौन रहेगा, दक्कनी सुल्तान जो रहेंगे वो धीरे धीरे क्या करेंगे, इसमें बीजापुर हो गया, गोलकुंडा हो गया, अहमदनगर हो गया, बरार हो गया, ये धीरे धीरे राज्यों को जीतते चले जाएंगे। कौन, दक्कनी सुल्तान। अब यहाँ पर क्या होंगे कि ऐसे धीरे धीरे वो क्या करेंगे, हम्पी या विजयनगर को भी जीत लेंगे या इस साम्राज्य पर आधिपत्य जमा लेंगे। और इस प्रकार से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इस हम्पी का जो हो जाएगा विनाश हो जाएगा। ठीक है, तो इस हम्पी का क्या हो जाएगा, विनाश होना प्रारंभ हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो है अब हम जो है सूरत को डिस्कशन कर लेते हैं कि सूरत जो है आखिरकार सूरत को क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा पश्चिम का प्रवेश द्वार। क्या बोला जाएगा इसको बोला जाएगा पश्चिम का प्रवेश द्वार बोला जाएगा, किसको, सूरत को। अब सूरत को पश्चिमी प्रदेश का प्रदेश द्वार बोला जाएगा, प्लस ये क्या रहेगा, एक प्रकार से वाणिज्य केंद्र भी रहेगा, वाणिज्य केंद्र भी रहेगा कौन, सूरत। अब ये जो सूरत रहेगा, इस सूरत में आपको क्या देखने को मिलेंगे, जो वस्त्र रहेंगे वो भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आप जड़ाई का काम करेंगे, किसका, जड़ाई या जरी का जिसे अपन काम कहेंगे, वो भी इन वस्त्रों में आपको देखने को मिलेगा। सूरत जो रहेगा वो गुजरात का क्या रहेगा, वाणिज्य केंद्र भी रहेगा, या मैं बोल दूं वाणिज्य राजधानी भी रहेगी। कौन, सूरत जो रहेगी वाणिज्य राजधानी भी कहलाएगी। अब ये जो वाणिज्य केंद्र क्या होते हैं, वाणिज्य केंद्र एक ऐसा स्थान होता है जहां से विभिन्न स्थानों से आने वाले उत्पादनों को इकट्ठा करके मालों को बेचा जाता है। ठीक है ना, अलग अलग स्थानों से क्या हो रहे हैं, कई सारे उत्पादन आएंगे और वो सब क्या करेंगे, इस वाणिज्य केंद्र डेट में सूरत में आकर क्या करेंगे, सब बेचेंगे। तो उसको बोला जाएगा वाणिज्य केंद्र बोला जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, एक मेन इंपॉर्टेंट क्यों कह रहे हैं हम पश्चिम का प्रवेश द्वार, कि यहाँ पर क्या होंगे कि ये एक प्रकार से क्या होगा कि जो भी मुसलमान समुदाय या मक्का मदीना जाना चाहते हैं, जो भी मुसलमान समुदाय मक्का मदीना जाते हैं, तो वो उन्हें जो है सूरत से ही होकर जाना पड़ेगा। इस वजह से भी इसको जो होगा पश्चिम का प्रवेश द्वार भी बोला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो सूरत जो रहेगा वो डच, अंग्रेजों या पुर्तगालियों के भी क्या रहेंगे, यहाँ पर आपको गोदाम या
कारखाने भी देखने को मिलेंगे यहाँ पर सूरत में। किसके? अंग्रेजों, डचों के और पुर्तगालियों के भी आपको यहाँ पर कारखाने देखने को या गोदाम देखने को मिलेंगे। तो अब जो है हम मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम जो है इसको हम डिस्कशंस करते हैं। तो इसके नाम से ही आप समझ में आ रहा है मछलीपट्टनम, दैट मींस यहाँ पर क्या होगा, कई सारी मछलियों का केंद्र होगा, कई सारे जो हो जाएंगे मछलियां आपको व्यापार के रूप में देखने को मिलेंगी। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये आखिरकार किस नदी के किनारे पर है। तो ये कृष्णा नदी या कृष्णा नदी के किनारे पर आपको देखने को मिलेगा, किनारे पर देखने को मिलेगा क्या, मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम। अब यहाँ पर क्या होगा कि ऑब्वियसली बात है कि मछलियों की तादाद ज्यादा रहेगी, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हॉलैंड वासी होंगे, कौन होंगे, हॉलैंड वासी होंगे, या मैं बोल दूं ब्रिटिशर्स या अंग्रेज जो रहेंगे, वो क्या करेंगे इस मसूलीपट्टनम पर, डेट मींस अंग्रेज, डेट मींस ईस्ट इंडिया कंपनी EIC, इस मसूलीपट्टनम पर क्या करना चाहेंगे, इस मसूलीपट्टनम पर वो नियंत्रण करना चाहेंगे, नियंत्रण क्या करना चाहेंगे, नियंत्रण करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि अपना व्यापार प्रसार कर सके। और तब तक ये क्या होगा कि आंध्र प्रदेश का, किसका, आंध्र प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जो है तट या पतन आपको देखने को मिलेगा। ये मसूलीपट्टनम क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का महत्वपूर्ण तट जो है आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, महत्वपूर्ण तट रहेगा। इस वजह से क्या करेंगे, इसको सब नियंत्रित करना चाहेंगे, चाहे वो हॉलैंड वासी हो, चाहे वो अंग्रेज हो, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इस मसूलीपट्टनम में क्या करेंगे, एक किले का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, किले का निर्माण जो होगा वो कौन करवाएगा, तो इसमें किले का निर्माण जो होगा वो हॉलैंड वासी करवाएंगे। कौन करवाएंगे, हॉलैंड वासी जो रहेगा वो इस किले का निर्माण करवाएगा। अब ये जो है हमारा वीडियो जो है समाप्त होता है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जो है बिल्कुल करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।